हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम पिछले वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रिया के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो 4 क्वेश्चन तो हमारे पिछली वीडियो में हो गए थे। अब है 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये आपका 2021 का है। द pKa for CH3COH इज 4.75, hence mixture of sodium acetate and acetic acid can be used for preparing buffer solution whose pH is in the range। तो ये आपका बफर वाले टॉपिक से है। तो पहले तो आपको बफर सॉल्यूशन पता होना चाहिए। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है अगर इसमें हम एसिड डाल दें या फिर बेस डाल दें तो इसकी पीएच में चेंज नहीं आता, ठीक है। ये तो भाई आपकी हुई बफर सॉल्यूशन होता क्या है। अब हमारे पास 3 टाइप का बफर होता है। तो सबसे पहले आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पेपर वाले ने एसिडिक बफर दिया है, बेसिक है या फिर साल्ट बफर है। और फिर इन तीनों बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है। तो ही हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखो एसिडिक बफर का क्या मतलब है। एसिडिक बफर जब बनता है जब हम वीक एसिड लें एंड उसका साल्ट लें विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि एक तो वीक एसिड ले लेंगे और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे ताकि उसका साल्ट बन जाए। देखो भाई, तो अब स्ट्रॉन्ग है, अब क्या है एसिडिक बफर बनाना तो हमें वीक एसिड चाहिए। वीक एसिड यानी कि CH3COOH प्लस इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इसी एसिड का हमें साल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो भाई ये इसका साल्ट है। अब देखो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट क्या है, साल्ट है और वो भी किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, यानी कि वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे पता चला, ये हमें सोडियम से पता चला। सोडियम कहाँ से आया है, NaOH से आया है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि कौन से बेस तो स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक। इसी तरह एसिड की भी एक लिस्ट दे रखी है, कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक। तो सबसे पहले तो वो आनी चाहिए आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसी तरह बफर का सोल्व करना तो भी आपको ये वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग का ये कंसेप्ट बताना चाहिए। अब देखो ये नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, ये भी आपका वीक एसिड है, ठीक है। अगर हमें इसका बफर बनाना है तो वीक एसिड प्लस इसका साल्ट लेना पड़ेगा। साल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। अब क्या है, ये साल्ट है। भाई कुछ बच्चों को यही नहीं पता चलेगा कि ये साल्ट क्यों है। भाई तो आप पिछली वीडियो देखो, साल्ट कब बनता है, जब एसिड एंड बेस कंबाइन करता है, ठीक है। अब भाई आपको, अब ये सारे आपके एसिडिक बफर के एग्जांपल है, सभी में वीक एसिड है, HF भी वीक एसिड है, H2CO3 है और ये इनके साल्ट हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब हम इन दोनों कंपोनेंट को मिला देते हैं तो हमारे पास बनता है एसिडिक बफर। तो भैया आपके एग्जांपल हैं। एग्जामिनर डायरेक्ट 3-4 एग्जांपल दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा एसिडिक बफर है कौन सा बेसिक है। तो उसके लिए पहले स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो एसिडिक बफर होता है उसके लिए पीएच का फॉर्मूला आता है pKa प्लस लॉग है, ऊपर साल्ट की कंसंट्रेशन है, नीचे एसिड है। अब देखो, अब पहले फॉर्मूला नहीं, पहले आप छोड़ देखो। अब देखो ये बेसिक बफर है। बेसिक बफर कैसे बनेगा, जब हम वीक बेस प्लस इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस लेंगे और उसका साल्ट लेंगे विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी अब एसिडिक बफर बनाया था तो हमने जो एसिड था उसको वीक लिया था। अब बेसिक बफर बनाना है तो जो बेस है वो हम वीक लेंगे, ठीक है। वीक बेस है और आपका जो एसिड होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एक्चुअल में पूरा एसिड नहीं लेना, उसका साल्ट लेना विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब जैसे भाई आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, ये आपके सारे वीक बेस हैं और ये इनके साल्ट हैं, ठीक है। अब देखो साल्ट किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कैसे पता चलेगा, अब देखो ये Cl कहाँ से आया है, ये HCl से आया, ये Cl भी HCl से आया, यानी कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में HCl डालते हैं तो ये बनता है। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड में HCl डालेंगे तो हमारे पास ये फेरिक क्लोराइड बनेगा। तो भाई आपको बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस प्लस उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड।
अगर आपको एसिडिक बफर बनाना है तो आपका एसिड वीक होना चाहिए प्लस उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपके बेसिक बफर के एग्जांपल। नेक्स्ट है साल्ट बफर। भाई ये कब बनता है? जब दोनों ही कंपोनेंट वीक हो जाएं, वीक एसिड प्लस वीक बेस मिलकर बनाते हैं साल्ट बफर। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं होते। अब भाई देखो, अब आपके पास बफर का क्वेश्चन होगा और आपसे पीएच पूछ लेगा कि इस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। तो देखो, और फिर जिसने पहली वीडियो देख ली अब दूसरी देखता होगा तो उसको लगेगा कि इतने सारे फॉर्मूले फिर से आ गए। 4-5 का तो रट्टा हमने पिछली वीडियो में मारा था। अरे पर रट्टा मारने वाली बात नहीं है, एक फॉर्मूला याद करो दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब देखो, अगर एसिडिक बफर है यानी कि एसिड क्या है? वीक है। वीक एसिड है तो इसके लिए कौन सी वैल्यू लेंगे? pKa की वैल्यू लेंगे क्योंकि एसिड वीक है तो pK है। प्लस लोग है, ऊपर साल्ट लेना है, नीचे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, ये किसका फॉर्मूला है? एसिडिक बफर का। अब ये क्या है? बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या है? अब बेसिक बफर है तो इसकी क्या निकलेगी? POH की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ वीक कंपोनेंट कौन सा है? बेस है। बेस है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? pKb प्लस लोग साल्ट अपॉन बेस। अब देखो, ये जो पीछे वाली टर्म है ये दोनों में सेम है। देखो, अब बेसिक बफर है तो वीक बेस होगा तो यहाँ आएगी pKb की वैल्यू और यहाँ नीचे आएगी बेस की कंसंट्रेशन। अब देखो, साल्ट दोनों में सेम है। अब एसिडिक बफर है, अब वीक कंपोनेंट कौन सा? वीक एसिड है तो फॉर्मूले में क्या आएगा? pKa और यहाँ भी क्या आएगा? एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है भाई। अब एक होता है बफर रेंज। ठीक है भाई, बफर रेंज वो पीएच की रेंज होती है जहाँ ये सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। यानी कि अब देखो, अब बफर रेंज कैसे निकालते हैं? अब देखो, अब मेरे पास कोई एसिडिक बफर दे दिया पेपर वाला। अब क्वेश्चन आया हुआ है इससे मैं इसलिए कर रही हूँ। एसिडिक बफर दे दिया और उसने एसिड की मेरे को pKa की वैल्यू दे दी। ठीक है, अगर मैं इसमें +-1 कर दूं तो मेरे पास बफर रेंज आ जाएगी, यानी कि पीएच की वो रेंज आ जाएगी जहां ये बफर सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से काम कर सकेगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया बेसिक बफर का, वैल्यू किसकी दे देगा? pKb की भी, और क्या पूछ लेगा? इसकी बफर रेंज पूछ लेगा। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर दूँगी मैं? +-1। तो देखो, ये फॉर्मूला लिख रखा है। अगर एसिडिक बफर में बफर रेंज करेगा, अगर बफर रेंज पूछेगा तो क्या हो जाएगा? pKa +-1। अगर बेसिक की पूछेगा तो ये हो जाएगा pKb में आप +-1 ऐड कर देना। तो वही इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना क्या? बफर रेंज और ये दोनों फॉर्मूले देखो दोनों सिमिलर हैं। अब बेसिक बफर में इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी? वो POH की वैल्यू आएगी। ठीक है, पेपर वाला पूछेगा पीएच की, तो पीएच की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 14 में से POH माइनस कर देना बस। तो वही देखो, ये क्वेश्चन है। अब पहले तो ये आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये साल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है या फिर बफर का है या फिर सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, अब देखो, अब एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, इसकी क्या दे दी? pKa की वैल्यू दे दी। ठीक है, हैंस मिक्सर ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी कि कोई मिक्सर है उसमें एक तो क्या दे रखा है? CH3COO, सोडियम एसिटेट दे रखा है, प्लस एसिटिक एसिड दे रखा है। ठीक है, अब इसने तो लिख भी दिया कि हमें बफर सॉल्यूशन तैयार करना है, उसकी जो बफर रेंज क्या होगी, तो बफर रेंज पूछ ली गई। अब देखो, वीक एसिड है और उसका साल्ट है, किसके साथ? विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि मेरे पास कौन सा बफर है? ये एसिडिक बफर। ठीक है, अब इसने मेरे से क्या पूछ ली कि ये जो बफर बनाया है ये किस रेंज में इफेक्टिव होगा, यानी कि इसने मुझसे बफर रेंज पूछ रखी है। बफर रेंज है तो एसिडिक के लिए बफर रेंज क्या आती है? pKa +-1। अब pKa की वैल्यू दे रखी है 4.75 है, इसमें से एक बार तो आप -1 करो, -1 करोगे तो वैल्यू आएगी 3.75 से लेकर, अब +1 ऐड करो, +1 करोगे तो क्या आएगी? 5.75। ठीक है, तो आपका ये वाला जो बफर बना है
ये आपका इस पीएच में तो अच्छे से काम करेगा। अगर पीएच इससे ऊपर नीचे चलेगी तो ये बफर सॉल्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आपसे वही बफर रेंज पूछी थी, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन सी। तो भाई देखो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था। अब जिसको ये पता होता कि ये बफर का क्वेश्चन है और बफर रेंज का फॉर्मूला ये होता है, तो 1 मिनट में गलत था। तो भाई ये आपका 2021 का है। ठीक है, अब ये है भाई कैलकुलेट पीएच ऑफ ए वीक एसिड HA इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन बीइंग 10%। तो देखो भाई वीक एसिड दे दिया, आप इसने बोल दिया वीक एसिड है। वीक एसिड है तो वही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, H पॉजिटिव प्लस A माइनस। अब इसकी कंसंट्रेशन भी दे दी 1 मोलर। अब वीक है तो क्या इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होगी? नहीं होगी भाई, वो कौन डिसाइड करेगा? अब इसने बता दिया कि ये सिर्फ 10% डिसोसिएट हो रहा है। ये कितना डिसोसिएट हो रहा है? 10%। 10% का क्या मतलब है? अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, 100 मॉलिक्यूल ले लिए, 100 का 10% करो कितना आएगा? यानी कि इसके सिर्फ अगर 100 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने इस एसिड के, तो इसके सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होते हैं, बाकी के अनडिसोसिएट ही रहते हैं। इसीलिए तो ये इक्विलिब्रियम का साइन आता है। तो भाई इसके लिए पीएच पूछी है। तो भाई आपका वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो, इसके लिए भी वही डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला होगा तभी तो न्यूमेरिकल निकलेंगे, बिना फॉर्मूले के क्या हम तुक्का थोड़ी नहीं लगाना है, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो वही देखो, ये आपने नाम सुना होगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आपके पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते, जिसमें इक्विलिब्रियम रहेगा। अब मैंने देखो ये एसिड लिख के दिखाया है, H है, H पॉजिटिव A माइनस। आप इसकी जगह HB भी लिख सकते हैं, ये मैंने एसिड लिया है, आप बेस भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये सिर्फ लगता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो देखो H पॉजिटिव प्लस A माइनस। अब इसकी मैंने शुरू में C कंसंट्रेशन ली थी, यानी कि देखो T0, यानी कि बस मैंने बीकर में डाला है, वो टाइम 0 है। अब कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि ये कुछ तो डिसोसिएट हो गया और कुछ अनडिसोसिएट हो गया। उस टाइम को मैंने मान लिया कि वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो देखो अब वीक है तो मैंने क्या बोला था? ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। कितना डिसोसिएट हुआ? ये C अल्फ़ा। ठीक है, अब वही ये अल्फ़ा क्या है, ये C क्या है? कुछ बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो C तो क्या है? कंसंट्रेशन है, और अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वही देखो, अब हम ये बोलते हैं कि 1 मोल में से हमारा अल्फ़ा डिसोसिएट होता है। ठीक है, ये अल्फ़ा हम 1 मोल के लिए डिसाइड करते हैं, यानी कि 1 मोल में से हमारा इतना पार्ट डिसोसिएट होगा। अब मेरे पास C मोल है, देखो कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? C है, इसका यही मतलब है कि C मोल पर लीटर है। ठीक है भाई, अब 1 मोल में से अल्फ़ा डिसोसिएट होता है, तो C मोल में से कितना डिसोसिएट होता है? C अल्फ़ा भाई। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से है, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो भाई अभी मेरा इरेजर कहाँ लापता हो गया? तो देखो भाई आपका अब 1 मोल में से अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ, C में से C अल्फ़ा हो गया। अब मेरे को ये पता करना कि ये HA कितना बच गया बाद में। अब देखो शुरू में मैंने इसके C मोल लिए थे, डिसोसिएट कितना हुआ? C अल्फ़ा हुआ। कितना HA बचेगा मेरे पास जो डिसोसिएट नहीं हुआ? C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा लिख सकती हूँ ना मैं, देखो C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो मेरे पास इतना एसिड अनडिसोसिएट बच गया, तो देखो ये लिख दिया। और मेरे पास H पॉजिटिव कितना बचेगा? H पॉजिटिव कहाँ से आएगा? उस एसिड से आएगा जो डिसोसिएट हुआ है। और कितना एसिड डिसोसिएट हुआ है? C अल्फ़ा हुआ है, तो इसकी कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फ़ा। ठीक है भाई, अब एसिड है तो एसिड के लिए मैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूँगी भाई। तो हम ऊपर तो लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये दोनों की C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, नीचे लिख दूँ मैं इसकी। ठीक है भाई, अब आपका एक C से C कैंसिल हो जाएगा, आपका इतना फॉर्मूला बचेगा।
अगर आपका ये अल्फ़ा यानी कि देखो ये वैल्यू, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताएगा कि एक मोल का कितना हिस्सा डिसोसिएट हुआ। अगर आपकी वैल्यू अगर इसकी 5% से कम है, ठीक है, या फिर 0.05 है, ये तो आपकी वैल्यू है परसेंटेज में, और ये आपकी वैसे वैल्यू है फ्रैक्शन में। अगर इसकी वैल्यू आपकी 5 से कम है या फिर 0.05 से, तो हम 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लिख देंगे, यानी कि देखो जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फ़ा, इसको 1 लिख देंगे। तो देखो ये फॉर्मूला था, 1 माइनस अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला कितना बचेगा, बस इतना बचेगा। तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू है सी अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह आपके लिए बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस के लिए हम के भी डिफाइन करेंगे, तो वो आपका सी अल्फ़ा स्क्वायर। जब भी आपके पास वीक एसिड आ जाए, देखो एसिड और बेस क्या दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों वीक हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब कई बार क्या है, आपको ये के दे देगा, ये सी दे देगा, आपसे अल्फ़ा पूछ लेगा, आपको कोई भी दो वैल्यू दे देगा और तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा। तो एसिड के लिए ये है और बेस के लिए ये है, ठीक है। अब ये होता है इनका पीएच का फॉर्मूला। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या है, वीक एसिड है भाई, ठीक है, इसकी पीएच पूछ ली। अब पीएच का, अब देखो कंसंट्रेशन दे रखी है और एक अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है और पीएच पूछ रखी है। देखो जो वीक एसिड है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है ये 1/2 pKa माइनस log C, ठीक है भाई। अब देखो कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है पेपर वाले ने, क्या pKa की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी। pKa कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब इसने अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 10%, लेकिन हमें परसेंटेज में नहीं लिखनी, 10 को मैं 100 से डिवाइड कर दूँगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01 आ जाएगी। तो मेरे पास कंसंट्रेशन दे रखी है और अल्फ़ा की वैल्यू है, मैं निकालूंगी वहाँ से के निकल गया, तो मेरे पास पीके निकल गया, और सी दे रखा है तो पीएच आ जाएगी मेरे पास। तो देखो भाई इस तरह से सोल्व होगा ये क्वेश्चन। अब देखो पहले आप के निकालो, क्या आएगा, सी किसके बराबर है, सी अल्फ़ा स्क्वायर है। सी की वैल्यू कितनी है, 1 मोलर है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू मुझे परसेंटेज में नहीं लिखनी, मुझे इसका फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगी। अब 10 को आप 100 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 0.1 आ गया। वहाँ शायद मैंने आपको गलत लिख के बता दिया, फॉर्मूला तो ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो, के ए की आपकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, छठा। तो आपकी के ए की वैल्यू आएगी 10⁻²। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पी के ए चाहिए। पी के ए क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ के ए आ जाएगा, माइनस है log है भाई, के ए की वैल्यू 10⁻² है। अब देखो फिर से log 10 तो बिल्कुल आसान है, वैल्यू 1 कोई भी याद कर लेगा, हम भी याद कर लेंगे। अब देखो ये जो पावर है, पावर क्या बोला मैंने, आगे आ जाती है विद साइन, एक नेगेटिव पहले ही है और ये -2 और आके ले लिया, और log 10 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपकी पी के ए की वैल्यू आई 2 भाई, ठीक है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। भाई आप साथ साथ नोट करते रहा करो, मुझे इरेज करना पड़ता है। अगर वो नोटबुक ले तो मेरे को फिर वो दिखता नहीं है वीडियो में, या तो स्टेटमेंट छुप जाएगी या नोटबुक छुप जाएगी जिस पर मैं सोल्व करूँगी। तो देखो अब मेरे पास क्या आ गया, पी के ए आ गया, देखो आ गया, और सी भी दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा दूँगी। तो भैया आप ये जितनी भी चीज़ मैंने बताई हैं, जितने फॉर्मूले आप नोट करते रहो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी। अब देखो पीएच का फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला है, 1/2 पी के ए की वैल्यू आ गई 2 मेरे पास, माइनस log, कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है। अब देखो log 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गई। पीएच कितनी आई, 1, तो 1 आ गई। एसिड है तो पीएच हमेशा 7 से कम आएगी। तो इस तरह था भाई, ये आपके लिए बेस के लिए आया हुआ है, वो जो KVS NVS टायर 2 हुआ था उसमें आया हुआ है बेस का क्वेश्चन, उसमें KP की वैल्यू दे रखी है और कंसंट्रेशन और पीएच पूछ रखी है, तो उसके लिए आप वो क्वेश्चन भी करवाऊँगी मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2020 का है, ठीक है। ये आपका पूछा है कि ये साल्ट दे रखे हैं, ठीक है,
और इनका नेचर दे दिया, यानी कि FeCl3 क्या है बेसिक, NH4Cl एसिडिक दे दिया, अमोनियम एसीटेट एसिडिक दे दिया, Na2CO3 बेसिक दे दिया। अब हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अब भाई ये मैंने साल्ट है, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जिसने देख ली उसको हो जाएगा। तो मैंने 4 टाइप के साल्ट बताए थे, तो भैया पिछली वीडियो देख क्या उसके लिए। अब देखो, अब ये साल्ट है, मैंने ये बोला था कि इसमें जोन सा भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा साल्ट का नेचर वही होगा। अब देखो Cl कहाँ से आया है, HCl से आया है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और Fe कहाँ से आया है, Fe आया है फेरिक हाइड्रोक्साइड से, यानी कि ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। अब एसिडिक वाला कंपोनेंट वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका जो साल्ट है ये कैसा होगा, ये तो एसिडिक होगा। और पेपर वाले ने क्या दे दिया है, तो बेसिक दे दिया, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और इसने क्या पूछी है, जो करेक्टली मैच नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए तो आएगा ही आएगा। ऑप्शन ए कौन से में है, ऑप्शन तो आपका ये सी वाले में है, यानी कि अगर आपको इस एक का भी पता हो जाता तो भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता, ठीक है। अब देखो अमोनियम क्लोराइड इन वाटर है। अब Cl कहाँ से आया है, Cl तो HCl से आया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NH4 कहाँ से आया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका वीक बेस है, यानी कि वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका एसिडिक वाला है, तो आपका ये साल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो भाई ये इसने सही दे रखा है। अब है अमोनियम एसीटेट इन वाटर। भाई आपका देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड दोनों ही वीक हैं, पर इनकी जो दोनों की वीकनेस है वो इक्वल है। तो यानी कि इनका जो साल्ट है वो कैसा होता है, वो इनका होता है न्यूट्रल। इसने क्या दे दिया, एसिडिक नहीं होता, कैसा होता है, न्यूट्रल। इसका एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, इसकी पीएच कैलकुलेट करी थी हमने पिछली वीडियो में, कितनी आई थी 7.005। देखो भाई ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो यानी कि इसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, ए एंड सी, तो ए एंड सी। अब भाई लास्ट भी क्यों छोड़ दी, इसके साथ क्यों अन्याय किया, Na2CO3 है। Na कहाँ से आया है, NaOH से, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। CO3 कहाँ से आया है, H2CO3 से, H2CO3 क्या है, वीक एसिड। तो भाई ये किसका साल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। कौन सा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका ये बेस वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो आपका कौन सा साल्ट हो जाएगा, बेसिक। तो ये स्टेटमेंट सही है आपकी। तो इस तरह से आपको ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ है। पिछली वीडियो में आपसे इसकी पीएच कैलकुलेट करवा ली थी, तो फॉर्मूले भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द पीएच ब्लड। देखो भाई पीएच की ब्लड आप इस रेंज में रहती है 7.26 से लेकर 7.42 इस मेंटेन्ड बाय बफर। हमारा पास ब्लड में ये बफर होता है, ये बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है, वीक एसिड है। ये क्या है, इसका साल्ट है। वैसे ये कौन सा बफर है आपका, एसिडिक बफर। तो ब्लड में ये एसिडिक बफर पाया जाता है, जिससे जो ब्लड की पीएच है वो इस रेंज में ही रहती है, ठीक है। हम चाहे किसी तरह का खाना खा लें, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा एसिडिक फूड ले लेते हैं, ज़्यादा बेसिक ले लेते हैं, लेकिन पीएच आपकी ये रहती है क्योंकि इसमें बफर प्रेजेंट है ब्लड में। तो ये आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई अब आप 2020 के क्वेश्चन देखो, ये भी 2020 का है, ये भी 2020 का है, और आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2020 का है। तो आप चैप्टर की वेटेज देखो, ये तो सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रिया की 3 क्वेश्चन है, उसका भी तो आता है केमिकल का, तो आपको इक्विलिब्रिया छोड़ के नहीं जाना है। आप 3 क्वेश्चन तो माने ही मानो, कभी कभार तो 4 भी आ जाते हैं। देखो भाई क्या पूछ लिया, व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ml of 3 molar NaCl and 200 ml of 4 molar solution of barium क्लोराइड में क्लोराइड आयन की मोलर कंसंट्रेशन पूछी है। पहले तो मोलरिटी का फॉर्मूला होना चाहिए। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर तो हम लिखते हैं मोल और नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ऊपर मिली मोल लिए हैं तो नीचे भी हमारी वॉल्यूम किस में आएगी, ml में।
अगर ऊपर अकेला मोल लिया है तो वॉल्यूम किस में आएगी, अपनी लीटर में आएगी। ठीक है भाई, आप ध्यान रखना। मिली मोल है तो नीचे वॉल्यूम भी मिलीलीटर में आएगी, ऊपर अकेला मोल है तो नीचे वॉल्यूम लीटर में आएगी। ठीक है भाई, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो दो सॉल्यूशन मिक्स कर दिए इसने, एक तो NaCl का ले लिया, ठीक है, NaCl का ले रखा है, दूसरा किसका ले रखा है, बेरियम क्लोराइड का ले रखा है। ठीक है, अब NaCl का कितना ले लिया, अब ये 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, इसकी वॉल्यूम हमने ली है 300 ml। ठीक है, अगर मैं इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर ले लेती तो मेरे पास है NaCl के कितने मोल हो जाते, 3 मोल्स हो जाते हैं। अब इसने वॉल्यूम 1 लीटर नहीं ली, वॉल्यूम कितनी ली है, 300 ml ली है, तो अब क्या मेरे पास इसके जो मोल्स होंगे NaCl के वो 3 मोल आएंगे। 3 मोल क्यों आएंगे भाई, 3 मोल तो आपके 1 लीटर में प्रेजेंट है, मेरे को तो 300 ml में देखने हैं। तो आप ये जो फॉर्मूला है मोलरिटी का N/V, यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लो, मोल्स कैलकुलेट कर लो। मोल्स कैसे आएंगे, M/V = N/, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकलता। तो देखो अब ये जो सॉल्यूशन लिया है मेरे पास 300 ml ऑफ 3 मोलर NaCl, इसमें NaCl के कितने मोल आएंगे, ये फॉर्मूला लगाओ M/V। M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू है 3, आपके पास वॉल्यूम कितनी है 300 ml। अब देखो आपके पास वॉल्यूम ml में आई है तो ये आपके जो मोल्स आएंगे NaCl के, ये किस में आएंगे, मिली मोल्स में आएंगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये क्या आ गए, NaCl के 900 मिली मोल्स आ गए। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड है भाई, बेरियम क्लोराइड का देखो, अब इसने इसका 200 ml लिया है तो बेरियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, 4 × 200 कितना आया मेरे पास, 800 मिली मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड आ गया भाई। और पेपर वाले ने पूछा क्या, हमें तो क्लोराइड आयन चाहिए, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के लिए पहले तो क्लोराइड आयन चाहिए, इसके मोल्स कितने हैं मतलब क्लोराइड आयन के, और फिर वॉल्यूम चाहिए। तो देखो भाई अब NaCl के ये 900 मिली मोल्स हैं, अब एक NaCl से मुझे एक Cl मिलेगा तो इतने 900 मिली मोल्स NaCl से मुझे इतने ही तो Cl- मिलेंगे। तो Cl- की कंसंट्रेशन यहाँ से कितनी आएगी, ये 900 मिली मोल्स आएंगे। ठीक है, देखो अब ये 800 मिली मोल किसके मोल हैं, ये बेरियम क्लोराइड के मोल हैं। ठीक है, अब पर मेरे को तो किसके मोल चाहिए, Cl- के चाहिए। अब एक बेरियम क्लोराइड से मेरे को 2 Cl- मिल रहे हैं ना, अब 800 से मेरे को कितने Cl- मिलेंगे, जब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ से मेरे को Cl- कितने मिलेंगे, 1600 मिली मोल्स मिलेंगे मुझे Cl- के। ठीक है, अब भाई अब Cl- तो ये भी XI है, ये भी XI, मुझे तो टोटल Cl- चाहिए। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2500 आया। ठीक है भाई, ये 2500 क्या आए हैं, ये Cl- के मिली मोल्स हैं, पर मुझे तो चाहिए कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला है, ऊपर मोल्स नीचे वॉल्यूम। अगर मैंने मोल्स मिली मोल्स ले रखे हैं तो आपकी वॉल्यूम भी किस में आएगी, दोनों या तो ml में होने चाहिए या फिर दोनों आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। अगर ऊपर मिली है तो नीचे मिली, यानी जब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अब भाई टोटल वॉल्यूम कितनी है, अब 300 ml सॉल्यूशन तो मैंने ये NaCl वाला लिया था और 200 ml सॉल्यूशन मैंने ये बेरियम क्लोराइड वाला लिया था। टोटल वॉल्यूम कितनी आ गई, 300 + 200 कितनी आ गई, 500। तो देखो भाई 500 क्या आ गया, मिलीलीटर। ठीक है भाई, अब मिली से मिली कैंसिल हो जाता है आपका, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपकी वो मोलरिटी की क्या वैल्यू आई, 5 आ गई, और यूनिट क्या आई, मोल्स एंड पर लीटर भाई आपकी ये यूनिट होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर मिली मोल लिए हैं तो आप नीचे भी वॉल्यूम ml में लो। ठीक है, तो आपको अकेला कंसेप्ट होने से पता काम नहीं चलेगा, दोनों आपको मतलब यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन।
तो भाई देखो नेक्स्ट है भाई आपका मोलर सोलिबिलिटी। मोलर सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.10 मोलर NaOH व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज दिस। आपका ये कौन सा टॉपिक है? ये आपका स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट है। देखो ये जो निकल हाइड्रोक्साइड है भाई, ये आपका स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट की कैटेगरी में आता है। यानी कि ये ऐसे साल्ट होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में डिजोल्व होते हैं। तो इसके लिए आपकी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है इसने, और इसकी मोलर सोल्यूबिलिटी पूछ ली। तो देखो भाई पहले तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट लगता है। देखो भाई मैंने इसके लिए शॉर्टकट भी है, बच्चे शॉर्टकट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो वो भी हम करवाएंगे आपको, डोंट वरी भाई। अब देखो निकल हाइड्रोक्साइड है, इसकी मान ली हमने। अब इन केस के केस में हम यहाँ मोलरिटी नहीं लेते, यहाँ हम सीधा सोल्यूबिलिटी डिनोट करते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है भाई, मान लो इसकी सोल्यूबिलिटी स्टार्टिंग में क्या थी? S थी। इसको हमने डिजोल्व किया भाई। ये स्प्रैंगली सोल्यूबल भी होते हैं और साथ में यहाँ इक्विलिब्रिया भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो निकल हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा? निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH माइनस आएंगे। ठीक है, अगर मैंने इसको S डिजोल्व किया था तो मेरे पास निकल भी कितना मिलेगा? S मिलेगा, और OH माइनस कितने मिलेंगे? इसके डबल अमाउंट में मिलेंगे, क्योंकि एक निकल हाइड्रोक्साइड से मेरे को 2 OH माइनस मिल रहे हैं। तो इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी 2S हो जाएगी भाई। और हम लिखते हैं KSP। KSP क्या होता है? ये जितने भी आयंस आएंगे आपके प्रोडक्ट की साइड, इनकी कंसंट्रेशन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे को मिल जाएगा KSP। तो भाई देखो निकल की कंसंट्रेशन लिख दी और मैं यहाँ OH माइनस की लिख लूँगी। अब जो कोफिशिएंट होता है वो आपका पावर में चला जाता है भाई। ये आपको मैंने इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम करवाया तो भी बताया था, वहाँ जो भी आपका कोफिशिएंट होता है वो आपका पावर में चला जाता है। तो यहाँ OH का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो 2 ऊपर चला गया। अब यहाँ निकल का कितना? निकल का तो 1 है, इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, यहाँ वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ इसकी सोल्यूबिलिटी की वैल्यू लिखो। इसकी कितनी है? S है। OH माइनस की कितनी है? 2S है। 2S है और इसकी पावर 2 है। सोल्व करो 4S3। ठीक है, तो पेपर वाला कई बार तो आपको ये KSP की वैल्यू दे देगा और ये S की वैल्यू पूछ लेगा, कई बार इस S की वैल्यू दे देगा और ये KSP पूछ लेगा। और इसका अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये कैसे लिखते हैं तो इसके लिए है एक शॉर्ट ट्रिक है। तो आपका जो KSP लिखने का जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है? अब देखो x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। भाई तो ये x y क्या है? ये x तो है आपका कैटायन का कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ निकल कितने हैं? अब देखो ये फॉर्मूला है, निकल है, हाइड्रोक्साइड है। ये x क्या है? कैटायन का कोफिशिएंट। कैटायन हमेशा देखो केमिस्ट्री में हर फॉर्मूला लिखने का एक तरीका है। कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में। तो x तो है आपका कैटायन का कोफिशिएंट। अब यहाँ निकल कितना है? 1 है, यानी कि x की वैल्यू 1 है मेरे पास। अब ये y क्या है? ये है एनायन का कोफिशिएंट। अब एनायन कितने हैं? यहाँ तो 2 OH माइनस है, देखो OH है, कितने हैं? 2 है, तो y की वैल्यू क्या है? 2 है। तो वही लिख रखा है मैंने यहाँ, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। आप इसमें वैल्यू पुट करो, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये s है, दोनों का ऐड करो, x प्लस y की वैल्यू 3, तो 4s3 सेम आ गया ना? आ गया भाई। अब देखो ये जैसे एक बैरियम क्लोराइड ले लूँ मैं। ठीक है, अब आपको डिसोसिएट करो, बैरियम है प्लस है, 2Cl माइनस है। अब इसके लिए मेरे को KSP का फॉर्मूला चाहिए। तो देखो भाई, अब पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर y की करो। x क्या है? x तो कैटायन का कोफिशिएंट है, यानी कि जो पहले लिखा जाता वो हमेशा कैटायन ही होगा। यानी कि बैरियम कितना है? बैरियम तो 1 है। अब Cl कितने हैं? Cl तो 2 हैं, तो y की वैल्यू 2 है। तो आप सोल्व करो, 1 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 है, s की पावर में 2 प्लस 1 3, कितना आ गया? 2 2 4 4s3। तो भैया आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, मर्जी आपकी। तो देखो भाई अब क्या दे रखा है? मोलर सोल्यूबिलिटी दे रखी है निकल हाइड्रोक्साइड की। किसकी वैल्यू है? ये S की दे रखी है।
नहीं एस की नहीं दे रखी भाई, ये आपका डिजोल्व कर रखा है NaOH सॉल्यूशन में। यानी कि देखो ये कोई बीकर है, इसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है और एक NaOH प्रेजेंट है, और NaOH की कंसंट्रेशन है आपकी 0.10 मोलर। ठीक है। अब द मोलर सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH, यानी कि वाटर प्लस NaOH। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें निकल हाइड्रोक्साइड डाल रखा है। ठीक है। व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये KSP की वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, यानी कि इसने KSP की वैल्यू दे दी मेरे को, कितनी दे दी, इतनी दे दी। ठीक है। और इसके लिए KSP लिखते कैसे हैं वही देखो। देखो अब ये निकल था, ये OH था, ये कैसे डिसोसिएट होगा, निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH माइनस। ठीक है भाई। अब मान लो इसकी सोलिबिलिटी S थी, तो मेरे पास S ही निकल आएंगे और यहाँ से 2S OH माइनस आएंगे, आ गए भी। अब OH माइनस तो यहाँ से भी तो आएंगे, NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब NaOH भी तो डिसोसिएट होगा वाटर में गिरते ही, क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। अब इसकी कंसंट्रेशन है 0.110। अब एक NaOH से मेरे को एक OH माइनस मिलता है, तो अब इसके इतने मोल दे रखे हैं 0.110, तो मेरे पास यहाँ से कितने OH आएंगे, 0.110। अब ये वाले OH भी लिखे जाएंगे इसमें। अब सॉल्यूशन को कोई लेना देना नहीं कि OH माइनस यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, आयन तो सेम ही है, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, 2S प्लस 0.110, तो वो लिख दो 0.110। और मैंने बोला था जो भी कोफिशिएंट होगा आपका पावर में चला जाता है। अब देखो ये क्या है, स्प्रेंगली सोल्यूबल साल्ट है। ये जो S की वैल्यू है ये बहुत ही कम होती है, इसकी वैल्यू इन केस 10 की पावर माइनस 6 7 8, ये है आपकी S की वैल्यू। तो मैं इस वैल्यू की कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकती हूँ, हाँ भाई नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सोल्यूबिलिटी बहुत ही स्मॉल है। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बचा, सिर्फ यहाँ से तो बचा S। ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, 0.110 का स्क्वायर बचा, और KSP की वैल्यू इसने दे रखी है, ये दे रखी 2 × 10 की पावर माइनस 15। वही आपसे ये पूछा था सोल्यूबिलिटी, आप इसको डिनोमिनेटर में ले आओ और सोल्व कर दो, S की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन C। तो वही देखो कई बार तो क्या है, तो आपके ये वैल्यू दे दी तो S पूछ ली, कई बार क्या दे देगा, S दे देगा, ये पूछ लेगा। तो इस तरह के भाई आपको ये नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। ये NaOH, क्योंकि इस इक्विलिब्रिया को कोई मतलब नहीं है कि ये OH माइनस निकल हाइड्रोक्साइड की है या फिर NaOH के, इसको तो सिर्फ टोटल OH माइनस काउंट करने हैं। ठीक है। और वही नेगलेक्ट करने की बात रही तो इस S की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, 10 की पावर माइनस 6 7 8 ऐसे होती है, तो वो तो नेगलेक्ट हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो वही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.76 एंड 4.75 रिस्पेक्टिवली। भाई आपका ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, कहाँ से आया है ये, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा रखा भाई। ये भाई मतलब वहाँ उस वीडियो में हुए थे हमारे 2022 के 23 के 24 के PYQ, यानी कि ये दो भाई आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये आपका 2 बार आ चुका है स्टेट में। तो ये आपका कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, वीक एसिड प्लस वीक बेस से। तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देखो, वहाँ सोल्व करवा रखा है, आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन C। अब देखो ये आपका 2020 का है। अब पूछ लिया इसने, व्हाट विल बी द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX3। ये आपका कोई साल्ट है, सीधे इसने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लिया, यानी कि देखो AX3 है, KSP की वैल्यू पूछ ली। अब मैंने क्या ट्रिक बताई थी, x की पावर x है, y की पावर y है और s की पावर x प्लस y है। अब x क्या बताया था मैंने, कैटायन का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ये पीछे वाला एनायन होता है, एनायन का कोफिशिएंट कितना, 3। तो 1 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, s की पावर क्या है, 3 + 1 4, यानी कि 3 × 9 9 × 27 27 × s की पावर 4। तो भाई देखो
यहाँ से इस टॉपिक से ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी का भी आ सकता है और न्यूमेरिकल बेस में भी। देखो ये तो थे आपके एचटेट के PYQ भाई। अब मैं आपको जो हरियाणा में स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था वो PYQ दिखाती हूँ, उनका लेवल कैसा, ठीक। तो यानी कि अब आपका क्या पास हो गया है, एचटेट पास हो गया है। अब आप स्क्रीनिंग वाले एक दो क्वेश्चन देखो, लिखे तो थे कहाँ गए, पेज को हाँ देखो भैया आपका जो मेवात कैडर में प्री एग्ज़ाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। तो भाई ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ किसके लिए लगता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। भाई देखो न्यूमेरिकल नहीं पूछा, डायरेक्ट क्या दे दिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया। अब है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेविस बेस। तो लेविस बेस कौन से होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनर। भाई आपकी जो 12th NCERT है उसमें 3 कंसेप्ट हैं एसिड बेस की, 3 थ्योरी हैं। तो देखो तीनों थ्योरी बता देती हूँ। देखो भाई सबसे पहले तो आर्हेनियस थ्योरी है। आर्हेनियस थ्योरी सिर्फ एक्वस मीडियम पे लगती है। इसके अनुसार एसिड कौन सा होगा, जो आपका H पॉजिटिव दे देगा वो तो हो जाएगा एसिड, जो आपका OH माइनस दे देगा वो आपका हो जाएगा बेस। तो ये आपके HCl H2SO4 HNO3 H3PO4 क्या है, सारे एसिड हैं। और जो OH माइनस दे रहे हैं वो क्या है, आपके बेस हैं भाई, ठीक है। अब देखो ये है ब्रोंस्टीड लॉ कंसेप्ट। भाई ये अलग अलग साइंटिस्ट दिए, उन्होंने अलग अलग एसिड बेस की डेफिनेशन दी, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। अब एसिड है, एसिड क्या है, जो H पॉजिटिव दे दे, और बेस क्या है, जो H पॉजिटिव ले ले। यानी कि इसने तो दोनों डेफिनेशन H पॉजिटिव की टर्म में दे दी। ऊपर वाले ने क्या कहा था, एसिड जो H पॉजिटिव दे दे, बेस जो OH माइनस दे दे, ठीक है। अब देखो NH3 है, NH3 क्या है, बेस है, लेकिन आर्हेनियस ने तो ये कहा था कि OH माइनस होना चाहिए बेस के लिए, लेकिन है तो ये भी वही बेस है। तो यानी कि एक थ्योरी सारे एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो NH3 बेसिक है, इसको किसने एक्सप्लेन किया, इसको ब्रोंस्टीड लॉ ने भी एक्सप्लेन किया। अब NH3 है, जब मैं अमोनिया को वाटर में डालती हूँ तो मेरे पास ये NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस मिलता है। अब क्या है, इस NH3 ने इस वाटर का एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ, ये लिख दिया भाई ब्रोंस्टीड बेस। H2O ने क्या किया है, H पॉजिटिव दिया है तो ये एसिड हुआ, भाई ये क्या लिख दिया, ब्रोंस्टीड एसिड। तो देखो भाई जो बेस है हमारे पास, देखो ये क्या है, ब्रोंस्टीड बेस है, इसने H पॉजिटिव लिया, तो बेस से तो बनता है हमारा कंजुगेट एसिड। देखो NH3 एक प्रोटॉन लेगा, क्या मिलेगा, NH4 पॉजिटिव, इसको हम बोल देंगे कंजुगेट एसिड, यानी कि इस बेस का कंजुगेट एसिड। इसी तरह H2O क्या है, एसिड है, एसिड है क्योंकि इसने एक H पॉजिटिव ले लिया, H पॉजिटिव देने के बाद ये क्या बना, OH माइनस, तो एसिड से क्या बनेगा, एसिड से भी कंजुगेट बेस बनता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका कंजुगेट एसिड कौन सा होगा, इसका कंजुगेट बेस होगा, तो ये आपको छोड़ के नहीं जाना भाई, ठीक। अब मैंने H2O में भाई HCl डाल दिया, ठीक है, पहले H2O में NH3 डाला, अब H2O में HCl डाल दिया भाई, रिएक्शन क्या हुई, इस HCl ने अपना एक H पॉजिटिव इस H2O को दे दिया, भाई देखो H3 पॉजिटिव बन गया। अब क्या किया, इसने H पॉजिटिव दे दिया, H पॉजिटिव दिया है तो इसने तो ब्रोंस्टीड एसिड का काम किया, इसने ब्रोंस्टीड बेस का काम किया, यानी कि H पॉजिटिव देने के बाद क्या बना, मेरे पास Cl माइनस बना, यानी कि ब्रोंस्टीड एसिड का क्या मिलता है मेरे को, कंजुगेट बेस मिलता है, और ब्रोंस्टीड बेस का मेरे को क्या मिलता है, कंजुगेट एसिड, क्योंकि इसने H2O ने H पॉजिटिव लेने के बाद क्या मिल गया, H3 पॉजिटिव, अब ये कंजुगेट एसिड बन गया है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ तो H2O ने एसिड का काम किया था, यहाँ H2O ने बेस का काम किया था, तो जो H2O है अपना वो होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सके, तो भाई ये याद रखना है। इसी तरह HCO3 माइनस, ये भी एम्फोटेरिक होता है। अब HCO3 को मैं अगर एक H पॉजिटिव दे दूँ, यानी कि एक H पॉजिटिव लेगा तो ये किस तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। और एक पॉसिबिलिटी है जो अपना HCO3 माइनस है, अब इसके पास एक प्रोटॉन भी तो है, इस प्रोटॉन को भी तो दे सकता है, क्या बनेगा, CO3 2 माइनस
प्लस H पॉजिटिव। अब या इसने H पॉजिटिव डोनेट किया है तो ये किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। तो कुछ स्पीसीज हमारी होती है दोनों तरफ ये होते हैं। तो देखो ये आपके कुछ एसिड हैं, देखो HCl है, H2SO4 है, NO3, H2CO3 है। एक H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद इनका क्या मिलेगा हमें, कंजुगेट बेस। तो पेपर वाला क्वेश्चन दे देता है कि इस एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो आपको ये निशान लगाना है। HNO3 का कंजुगेट बेस कौन सा होगा, तो आपका ये ऑप्शन आएगा। H2CO3 का पूछ लेगा तो HCO3 माइनस, ठीक है। HCO3 माइनस आपका दोनों कैटेगरी में आएगा। अब देखो बेस है, NH3 बेस है, H2O बेस है, HCO3 है। बेस है तो एक H पॉजिटिव लेगा, H पॉजिटिव लेने के बाद बेस का क्या मिलेगा, कंजुगेट एसिड मिलेगा। स्टेटमेंट आ जाएगी NH3 का कंजुगेट एसिड क्या हुआ, H2O का कंजुगेट एसिड, HCO3 एंड का कंजुगेट एसिड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखनी है। डिफरेंस कुछ नहीं है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। देखो ये तो आपके पास ब्रोंस्टेड बेस है और ये कंजुगेट एसिड है। किस चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है। कंजुगेट एसिड है तो उसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर कंजुगेट बेस है तो उसमें एक प्रोटॉन कम मिलेगा। जैसे HCl एंड Cl माइनस है, Cl माइनस क्या है, कंजुगेट बेस है, एक प्रोटॉन कम है इसके एसिड से। तो भाई आपको ऐसे करनी है। और भाई आपका ये एक छोटा यहाँ पे आ रहा फॉर्मूला आता है Ka गुना Kb इज इक्वल टू Kw, यानी कि देखो अब ये HCl क्या है, HCl क्या है, एसिड है नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये सिर्फ आपका वीक पे लगता है। देखो H2CO3 क्या है, वीक एसिड है। एसिड के लिए क्या डिफाइन करते हैं हम, Ka, तो भाई Ka लिख दिया। अब ये HCO3 क्या है, HCO3 तो कंजुगेट बेस है, बेस के लिए क्या डिफाइन करेंगे, Kab, किसके बराबर होगा, Kw, यानी कि किसी एसिड का कंजुगेट बेस दे देंगे, ठीक है। अब इसमें से या तो इस Ka की वैल्यू दे देंगे या Kb की वैल्यू दे देंगे और आपसे दूसरे की वैल्यू पूछ लेंगे। Kw हमारा फिक्स होता है रूम टेम्परेचर पर 10⁻⁻14 है। तो आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा। हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड है और इसकी Ka की वैल्यू दे रखी है ये, और Kb की वैल्यू पूछ लेगा और Kw की आपको नहीं देगा। अभी Kw की आपको याद रखनी होती है 10⁻⁻14। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लास्ट आपका एसिड बेस का कंसेप्ट है। ये लेविस थ्योरी, ये अलग साइंटिस्ट आया, इसने अपनी थ्योरी दी। इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो अपने पास एसिड है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो आपके पास बेस है। तो भी देखो BF3, BCl3, AlCl3, जिंक क्लोराइड। अब ये जितने भी सेंट्रल एटम हैं, बोरोन है, इसके पास क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार कितने होने चाहिए, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये अगर किसी बाहर वाले स्पीसीज से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एसिड की तरह काम करेंगे। इसी तरह AlCl3 है, AlCl3 की भी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जिंक है, जिंक के पास तो 4p प्रेजेंट है, 4d प्रेजेंट है, तो इसके पास तो वैकेंट d ऑर्बिटल है और इनका जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं है। तो ये सारे एसिड की तरह काम करते हैं। कौन सा एसिड, लेविस एसिड। और बेस कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि उसके पास लोन पेयर होगा। NH3 है, H2O है, Cl माइनस, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। NH3 के पास 1 लोन पेयर, H2O के पास 2 लोन पेयर और Cl माइनस के पास आपके कितने लोन पेयर, 4 लोन पेयर। तो आपका एक डोनेट लोन पेयर करते हैं इस तरह। इसकी तरह तो वही क्वेश्चन आता है। देखो ये था लेविस बेस पूछा था। लेविस बेस एक बार भी आप इस चैप्टर को पढ़ गए तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, NH3 के पास। देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंस सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 हैं। और इसी तरह ये आपका क्या है, ट्रांजिशन मेटल का कैटायन है, इसके पास तो क्या होती है, वैकेंट d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपका सिर्फ NH3 है, वो तो आपका लेविस बेस, बाकी ये क्या है, लेविस एसिड। ओके भाई, आपका ये भी प्री एग्जाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। भाई देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ रखा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। भाई देखो वैसे तो ये सारे ही एसिड हैं, पर इसने स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ लिया। तो जो स्ट्रेंथ है एसिड की क्या है,
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पर डिपेंड करेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, देखो सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ तो सल्फर है, यहाँ Cl है, यहाँ भी सल्फर, यहाँ Cl। तो जिस भी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो उतना ही एसिडिक होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा आएगी ClO4 की, इसकी आएगी +7 और इसकी आती है यहाँ +5। ठीक है, और सल्फर की वही ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको एक की निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी की आपको खुद निकालनी है। अब देखो HClO4 है, अब ये पूरा क्या है? न्यूट्रल है, पूरे पे चार्ज कितना है? 0। अब मेरे को Cl की निकालनी है, Cl की वैल्यू मान ली मैंने x है। अब जो H पॉजिटिव है ये सारे एटम हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो हाइड्रोजन की वैल्यू मान ली मैंने +1। ठीक है भाई। अब ऑक्सीजन की क्या होती है? एक ऑक्सीजन की -2 है, तो 4 की कितनी होगी? -8। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? -7 = 0, x की वैल्यू है 7। ठीक है भाई, तो आपकी ClO4 की वैल्यू है +7। इसी तरह आप इसमें निकालोगे, HClO3 है, Cl की x मान ली, एक ऑक्सीजन की -2 है, 3 की कितनी आ जाएगी? -6 है, h की क्या है? +1 होती है, टोटल कितना है? 0, x की वैल्यू कितनी आएगी? +5। इसी तरह भैया आप सल्फर की निकालोगे, देखो H2SO4 है, क्या है? H2SO4। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो भी आप निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ये फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तो भी आप निकाल सकते हो। देखो भाई कितने बॉन्ड बना रखे हैं सल्फर ने? 4 और 2 6, इसकी यहाँ +6 है। इसी तरह H2SO3 है, H2SO3 देखो भाई आपका, देखो यहाँ सल्फर की कितनी है? +4। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर से ज़्यादा है, तो डायरेक्ट ये है कि जितने बॉन्ड हैं उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी +6, इसकी +4, इसकी +5, इसकी +7, किसकी ज़्यादा सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट? इसकी है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। तो भाई इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।